नमस्कार, टारगेट विद पीएस परिहार यूट्यूब चैनल में ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन के लिए कोई भी जानकारी लेनी है 9968357765 पर आपको जिस चीज़ का कोर्स करना है आप उस पर लिख करके भेज सकते हैं। और अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप इन दोनों नंबरों पर कॉल कर सकते हैं 9451257401 और दूसरा नंबर है आपका 9415257902। और इसके बाद आप लोग सबसे पहले आप पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद आपकी हर क्लासेस लगातार प्रोवाइड की जाएगी। इसी के साथ अब हमारे हिंदी की जो क्लास है आप लोगों को हिंदी में हमारा जो टॉपिक था पिछले क्लास में हमने संधि पढ़ाया था। संधि में आपके सरसंधि के पांचों भेद हो गए थे। इसके बाद अब पांचों भेद के बाद हम आते हैं आपका जो टॉपिक बचा था व्यंजन संधि। तो हम आज सबसे पहले आपके व्यंजन संधि अपने टॉपिक पे चलते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि को एक और नाम से जाना जाता है। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। हल संधि का मतलब है कि ये कि आपका प्रत्याहार है, इसके अंतर्गत आपके सभी व्यंजनों की जो संख्या 33 है सब इसी के अंतर्गत आ जाती है। इसीलिए व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। और व्यंजन संधि में क्या चीज़ें हैं कि आपका जो धन के पहले या धन के बाद की बात होती है, यानी इसमें कहने का मतलब होता है कि पहले शब्द के अंतिम अक्षर में और दूसरे शब्द के पहले अक्षर में जो मिलने के बाद जो परिवर्तन होगा वही आपको बतलाएगा कि व्यंजन संधि में क्या चीज़ें हैं। तो व्यंजन संधि में कहता है कि अगर धन के पहले स्वर हो या बाद में क्या हो व्यंजन हो। दूसरा नियम कहता है कि अगर आपके धन के पहले वाले अंतिम अक्षर में भी व्यंजन हो और दूसरा वाला भी स्वर हो तो भी आपका व्यंजन संधि, और अगर दोनों तरफ व्यंजन होते हैं तो भी आपके व्यंजन संधि होंगे। इस चीज़ को पहले समझ लेते हैं। व्यंजन संधि सबसे आसान है, सिर्फ लगता है। और व्यंजन संधि का एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, व्यंजन संधि का कोई प्रकार नहीं होता है, इन्हीं के नियम होते हैं। जो 4, 6, 10 नियम हैं आपको एक एक नियम करके बतलाएंगे हम, लेकिन सबसे जानते रहिए कि कहता क्या है। यानी कि अगर पहले शब्द का अंतिम अक्षर स्वर हो और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर यानी कि अंतिम और ये आपका क्या हो पहला, तो भी आपका व्यंजन संधि। और दूसरा नियम कहता है कि अगर पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन हो बाद वाले शब्द का पहला अक्षर स्वर होता है तो भी व्यंजन संधि। और तीसरा नियम इसी में कहता है कि अगर धन के पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन है और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर अगर वर्ण व्यंजन है तो भी आपके व्यंजन संधि होंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने, जैसे कहा गया है कि जैसे एक उदाहरण ले लेंगे। आपका एक शब्द दिया गया वागीश, बहुत लोग देखते हैं दीर्घ संधि कर देंगे। तो देखिए इसका जब विच्छेद होगा तो नियम आप देखिए काम करता है कि नहीं, वाक धन ईस। तो वाक धन ईस जो हुआ पहले शब्द का अंतिम अक्षर आपका क्या है का है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर आपका क्या है दीर्घ आ है। तो ये नियम कहा, यानी कि अगर का है हलंत वाला है तो का जो नियम कहता है कि वो अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तन होगा। वैसे ही नियम से हमको पढ़ना वाक धनीस, तो का तीसरा वर्ण परिवर्तित हो गया तो गा हलंत वाला। यहाँ पे दीर्घ ई की मात्रा है तो यहाँ पे हलंत आपका हट जाएगा, हो क्या जाएगा गी, और यहाँ वा गी स आपका ताल वाला सा। तो आपके व्यंजन संधि में यही करना है, या तो प्रत्येक वर्ग का यानी कि धन के पहले में पहले वर्ग का कोई भी वर्ण हो, बाद में चौथा पांचवा कोई भी वर्ण आता है तो वह अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तन हो जाता है। तो आइए नेक्स्ट सबसे पहले हम इसी नियम को समझते हैं कि इस नियम में कैसे क्या करना है। चीज़ों को नोट करते चलेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएगी। यानी कि पहले शब्द का यहाँ पे लिखा क्या है, पहले शब्द का यह है पहले शब्द का अंतिम, पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला, यही इसमें जानना है। तो व्यंजन संधि में जानते हैं कि व्यंजन संधि कहा किसे जाता है, पहले इसके बारे में जानेंगे।
कहने का मतलब है कि जहाँ व्यंजन के बाद, जहाँ व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए, वहाँ दोनों वर्णों के मिलने पर, जो विकार या परिवर्तन होगा वह वहाँ व्यंजन संधि है, अब कैसे है? अब वही आपने आज पिछले वाले वीडियो में आपने देखा। कहने का मतलब है कि यह नियम, एक चीज़ ये भी ध्यान में रखिएगा, यह संधि जो होता है प्रकारों में ना हो करके, नियमों में होता है, यानी कि नियमों में परिवर्तित, यानी कि कौन सा नियमों में होता है। अब आपके नियम नंबर 1 नियमों में होता है, तो पहला नियम कैसे क्या है आप देखेंगे कि कौन सा वर्ण आएगा तो वहाँ पे कौन सा वर्ण का स्थान होगा, यहीं पे जाना, यानी कि जहाँ व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए वहाँ दोनों वर्णों के मिलने पे जो विकार या परिवर्तन होगा वहाँ पे आपकी कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। यानी कि कुल मिलाकर के धन के पहले या धन के बाद, इस टाइप इधर व्यंजन हो या उधर हो या दोनों तरफ हो, तो कुल मिलाकर के आपके व्यंजन संधि होते हैं। और व्यंजन संधि का प्रकार नहीं होता है, नियम होता है, इसमें आप देखेंगे। अब नंबर 1 नियम पे चलते हैं हम। नंबर 1 नियम आपका कहता है कि अगर, नियम नंबर 1 कहेगा कि अगर नियम 1, आप लोग जब पूरा कंप्लीट हो जाए तो शॉर्ट स्क्रीन भी लेते रहेंगे, तो आपको लिखने में या तो तुरंत नोट करते चलेंगे, चीज़ों को पहले समझेंगे इसके बाद लिख लेंगे तो समझ में आता रहेगा। यानी कि नियम 1 कहता है कि अगर किसी भी वर्ग का धन के पहले, यानी कि कुल मिला के ऐसे ही सामान्य समझेंगे कि का, चा, टा, ता और पा वर्ग के बाद, यानी कहने का मतलब कि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण के बाद कोई भी हो, का, च, ट, ता, पा में से कोई भी वर्ण हो, और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, या इसी के बाद अंतस्थ व्यंजन हो, यानी कि या, र, ला, वा में से कोई भी वर्ण होता है, या कोई भी स्वर हो, क्या हो? या कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो। कहने का मतलब है कि अगर धन के पहले वाले वर्ग में का वर्ग, का, च, ट, त, पा हो, बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो, या, रा, ला, वा हो, या कोई स्वर हो, तो जो धन के पहले वाले शब्द, यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे और यहाँ पे आपका इन में से कोई भी वर्ण हो, और यहाँ पे इनमें से आपके यहाँ पे कोई भी वर्ण हो, तो का नियम कहता है कि अगर यहाँ पे वह अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि अगर का है तो का, खा, गा, घा का ऐसे ही लिख लेते हैं, जानते रहेंगे, का, खा, गा, घा
अंगा। तीसरा पहला क्या है, 1 2 3 4 5। तो नियम यही कह रहा है कि अगर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण बाद में आए या अंतस्थ व्यंजन आए, यानी कि या अलावा में से कोई भी वर्ण आए, तो नियम कहता है कि अगर का होगा तो का अपने ही तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि का किस में चला जाएगा, गा में। और यही नियम कहेगा कि चा अगर आता है तो चा का तीसरा वर्ण क्या है, छा, तो चा परिवर्तित किस में हो जाएगा, छा में। टा है तो टा का तीसरा वर्ण क्या है, डा, तो टा किस में परिवर्तित हो जाएगा, डा में। इसके बाद ता है तो ता का तीसरा वर्ण क्या है, दा है। और इसके बाद अगर पा है तो पा का तीसरा वर्ण क्या है, तो बा में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि ये नियम कह रहा है कि बाद में, कि पहले तो का चा टा ता पा का कोई भी, यानी का हो चाहे चा हो चाहे टा हो, यानी किसी भी वर्ग का कोई भी पहला वर्ण अगर होता है और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या आपका अंतस्थ व्यंजन या आपका कोई भी स्वर, आपके 10 और 11 में से कोई भी स्वर आते हैं, तो क्रमशः नियम कहता है कि ये अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाएंगे, यानी का गा, चा का जा, चा का छा, नहीं जा ही होगा, सॉरी, चा का जा, टा का डा, ता का ना और पा का बा हो जाएगा। कैसे, अब वही नियम आपको पढ़ना है। जैसे आगे आपका एक शब्द है वागीश, दूसरा शब्द है जगदीश, सुबंत, सडानन, और चलिए देखते हैं इसके बाद अब कैसे क्या नियम करना है। अब देखिए नियम है इसका, जब विच्छेद आप करेंगे तो बनेगा वाक धन ईस। नियम कहा कि अगर धन के पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण कोई भी हो, का चा टा ता पर में से हो, बाद में कोई भी स्वर आए, तो यहाँ पे स्वर आया तो नियम कहा कि का अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन कैसा होगा, व्यंजनांत होगा, यानी कि हल वर्ण होगा, गा में हलंत लगा। और यहाँ पे आपका दीर्घ ई, तो दीर्घ ई जब स्वर लग जाएगा व्यंजनांत होगा तो आपका हलंत हट जाएगा। तो यहाँ पे होगा क्या, वाह, माने कि कुल मिला के आपका बचा यहाँ पे क्या, वाह, गा में ई की मात्रा इस पे लगी, बचा क्या, सा, बराबर वागीश। या दूसरा आपका है जगत धन ईश, जगत धन ईश। यहाँ पर भी आपका नियम कहा कि अगर ता है, बाद में देखिए यहाँ पे क्या है, कोई स्वर है, तो स्वर में क्या है आपका दीर्घ ई है, और यहाँ पे आपका ता है, तो ता का किस में परिवर्तन होगा, ता था दा में, यानी कि ये दा में परिवर्तन हुआ, हलंत वाला होगा। यहाँ पे आपका दीर्घ ई की मात्रा है तो बना आपका दी, और इधर आपका है क्या, जग, दा में ई की मात्रा बचा है क्या, सा, तो बराबर क्या हुआ, जगदीश। अब इसका विच्छेद करेंगे तो विच्छेद हो जाएगा सुप धन अंत, सुप धन अंत, तो सुप धन अंत में पा का, यानी कि यहाँ पे पा है, पा का तीसरा वर्ण क्या है, बा, हलंत वाला है लेकिन यहाँ पे स्वर है, तो आप बा का क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हुआ क्या, सु बा, आधा ना और ता आपका बचा, तो हुआ क्या, सुबंत। ऐसे ही आपका सडानन है तो सट धन आनन, आनन माने होता है मुख, टा का किसमें परिवर्तन होगा, टा ठा डा, यानी कि तीसरा वर्ण क्या है, लेकिन यहाँ पे स्वर है बाद में, तो ये आपका पूरा हो गया, तो सडानन अर्थात कार्तिकेय।
तो कहने का मतलब है कि नियम हुआ जैसे अजंत, एक नियम इसका और लिख लेंगे, एक शब्द है जैसे अजंत, इसका जब विच्छेद होगा तो अच धन अंत, जब अच धन अंत हुआ तो च का तीसरा वर्ण क्या है, जा, लेकिन कैसा है, हलंत वाला है। यहाँ पे क्या है आपका स्वर है, तो ये आपका क्या हो गया, जा पूरा हो गया, तो अजंत। बस आप ये ध्यान में रखिएगा, हमेशा जब शब्द होगा तो तीसरा वर्ण होगा, जब विच्छेद होगा तो उसी का पहला वर्ण कर देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर शब्द है तो आप देख रहे हैं कि तीसरा वर्ण है, लेकिन विच्छेद कर रहे हैं तो उसी का पहला वर्ण आ जा रहा है। बाद में स्वर भी हो सकता है, आपका व्यंजन भी हो सकता है, लेकिन नियम कहा कि अगर का चाटा तापा के बाद तीसरा चौथा वर्ण आए या अलावा में से कोई भी वर्ण आता है तो क्रमशः वह अपने ही वर्ग के, यानी कि का तीसरा वर्ण गा, चा का तीसरा वर्ण जा, टा का तीसरा वर्ण डा, ता का तीसरा वर्ण ना और पा का तीसरा वर्ण आपका बा है। तो ये आपका नियम एक था, चाहे आप इसकी शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं और अपने से भी तोड़ सकते हैं। वागीश, जगदीश, सुबन, सडानंद, जगदानंद, बहुत सारे शब्द आपके इसमें आते हैं, रज्जब, आजादी, षडाक्षर, वागजल, सब इसी के नियम के शब्द हैं। इसके बाद अब चलते हैं दूसरे नियम पे, जिन लोगों को शॉर्ट स्क्रीन लेना है ले लें। इसके बाद चलते हैं दूसरे नियम पर। दूसरे नियम पे हम चलते हैं तो दूसरा नियम कहता है, नियम 2, नियम 2 कह रहा है कि अगर नियम जो भी है ये नियम फिर यही आपका कह रहा है कि अगर धन के पहले और धन की बात, यही आपको समझना है, हमेशा कॉन्सेप्ट आपका जो क्लियर होगा। यानी कहने का वही जो आपने सेम पीछे पढ़ा वही कह रहा है यहाँ पे कि अगर का, चा, टा, ता और पा के बाद ना या ना में से कोई भी वर्ण आता है, यानी कि धन के पहले सिर्फ का, च, ट, ता, पा के बाद ना मा में से कोई भी वर्ण आता है तो ये वर्ण अपने ही वर्ग के, किसके, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे, यानी का पांचवा वर्ण क्या है, अंगा, चा का इया, टा का ड़ा, ता का ना और पा का आपका क्या है, मा। कहा कि अगर धन के बाद कोई भी पंचमाक्षर, यानी कि धन के बाद कुल मिला के पंचमाक्षर होता है, लेकिन पंचमाक्षर में सिर्फ आपके ये दोनों वर्ण, यानी कि ना मा में से कोई भी वर्ण आता है तो वह अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में, पहला वाला क्या था, तीसरे में परिवर्तन हुआ। अब दूसरा नियम जो कह रहा है कि वह अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे जैसे आपका शब्द है वांग्मय, वांग्मय, उन्नति, अम्मय, षड्मार्ग, और जगन्नाथ। जगन्नाथ, देखिए आप विच्छेद अब करेंगे और चिन्हमय। देखिए अब आपका कहा कि प्रत्येक वर्ग का पांचों में परिवर्तन होगा, विच्छेद करेंगे तो आपका क्या होगा, वाक धन मय, यानी कि शब्द जब होगा तो पांचवा वर्ण होगा, विच्छेद करेंगे तो उसी का पहला वर्ण। नियम कहा कि अगर ना मा में से कोई भी वर्ण आता है, यहाँ पे क्या आया, आपका मा आया तो का किस में परिवर्तित हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। कैसा, यानी का क्या हो जाएगा, अंगा, और यहाँ पे क्या है आपका माँ, तो माँ आपका है तो कुल मिला करके जैसे है, इधर कोई स्वर है नहीं कि जो ये परिवर्तन होगा, सेम टू सेम आपका लिखा जाएगा। और ये आपके वर्तनी शुद्धि में भी पूछा जाता है
वाक धनमय बराबर वांगमय। ऐसे ही आपका उन्नति है उत धन नति। तो पहला आपने देखा कि ता आया और ता का तीसरा यानी कि ता का पांचवा वर्ण क्या है, ना है, तो ता का हलंत वाला क्या हो जाएगा, ता था दा धा ना, और यहाँ पे ना है। नियम कहा कि अगर ना मा में से कोई भी वर्ण आएगा तो ता अपने ही वर्ग के पांचवे में परिवर्तित हो जाएगा, तो हलंत रहेगा तो आधा ना लिखेंगे। यानी कहने का मतलब होता है जो व्यंजन या स्वर जो वर्ण लिखे जाते हैं दो तरीके से, एक खड़ी पाई एक बिना खड़ी पाई। तो जब खड़ी पाई वाले वर्ण होते हैं तो उनको आधा लिखने के लिए, जैसे खड़ी पाई ऐसे लिखे हैं, इनको आधा लिखने के लिए क्या किया जाता है कि खड़ी पाई को आधा जो होता है, आधा वाला भाग जो होता है उसे क्या करते हैं हम हटा देते हैं, यानी कि यहाँ से हटा देते हैं तो आपका बचता क्या, आधा ना, तो उन्नति। इसके बाद इसका विच्छेद करेंगे आप अम्मय का, तो अपधन मय। तो नियम कहा कि अगर माँ ना में से कोई भी वर्ण बाद में आता है और पहले पा आता है तो यह अपने ही वर्ग के पांचवे में परिवर्तन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हलंत वाला माँ। यहाँ पे आपका माँ है ही तो आधा माँ, यहाँ आगे आपका आ, इसके बाद यहाँ पे आप पूरा माँ और या, तो क्या हो गया अम्मय। यही नियम यहाँ पे भी कहा सट धन मार्ग। अब मार्ग आया तो नियम कहा कि अगर माँ आता है तो माँ आया, यहाँ पे टा है तो टा का क्या हो जाएगा, ड़ा हो जाएगा। लेकिन कैसा ड़ा होगा, व्यंजनांत होगा, तो खड़ी पाई है तो हटा देंगे तो आधा हो जाएगा। यहाँ पे आपका माँ है तो आपका हुआ क्या, सट मार्ग। ऐसे ही आपका जगन्नाथ है, इसका विच्छेद करेंगे तो आप जगत धन नाथ। तो जगत धन नाथ में आपने ता का पांचवा वर्ण क्या है, ना है, लेकिन कैसा ना होगा, व्यंजनांत होगा, तो आप लिखेंगे जग, आधा ना पूरा ना, नाथ है। तो आपके वर्तनी शुद्धि में भी पूछा जाता है, तो आपने अपना देखा कि दूसरा नियम क्या कहा कि अगर का चा टा ता पा के बाद नामा में से कोई भी वर्ण आएगा तो वह अपने ही वर्ग के पांचवें में परिवर्तन, यानी कि कुल मिला के जो वर्ग का जो वर्ण होगा वह अपने पांचवें में ही परिवर्तित होगा। इसके बाद हम नियम दूसरे पे चलते हैं। नियम कहता है कि अगर नियम 2 देखेंगे, नियम कह रहा है यहाँ पे कि अगर ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर का मतलब आपका आ, ह्रस्व ई या ऊ में से कोई भी वर्ण आता है और बाद में अगर छा आता है, इसका सिंपल सा उदाहरण, यानी कि कहने के मतलब कि धन के पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण या ह्रस्व आ ई ऊ में से कोई भी हो, बाद में अगर छा आता है तो इन सब के स्थान पर, यानी कि कुछ भी नहीं करना है, उसके आगे यानी कि छा के पहले, छा के कहने का मतलब है सरल भाषा में समझाएं कि यहाँ पे क्या है कि अगर छा आता है तो छा के यानी आ ई ऊ के बाद अगर छा आता है, छा आता है तो छा के पहले, तो छा के पहले व्यंजनांत चा, कैसा चा, हलंत वाला चा जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब जोड़ दिया जाता है कैसे, क्या करना है वही देखना आपको। जैसे परिच्छेद एक शब्द है, दूसरा है अनुच्छेद, स्वच्छंद, विच्छेद। अब देखिए ये तो शब्द हैं और कहने का मतलब है कि आपको विच्छेद करना है, तो इसका आप विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, परिधन छेद। अब नियम क्या कहा कि अगर कोई भी स्वर हो तो आपका यहाँ पे क्या आया, ई आया, ई यहाँ पे ह्रस्व ई है, कुछ भी नहीं करना, यानी कि नियम कहा कि अगर छा आए और बाद में
पहले वाले शब्द का अंतिम ह्रस्व में से कोई भी स्वर होता है तो छ के पहले सिर्फ क्या करना आपको यहाँ पे, यानी कि कुल मिला के व्यंजनांत च जोड़ देना, तो आपका हो क्या जाएगा, परिच्छेद। बस इतना ध्यान में रखना कि अगर बाद में छ आता है और पहले ह्रस्व ई, ह्रस्व उ या ह्रस्व आ आते हैं तो सिर्फ आपको छ के पहले जोड़ देना है। और अनुच्छेद है, इसका आप विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनुधन छेद। करना क्या है कि छ के पहले आपको व्यंजनांत च जोड़ देना है, तो हो क्या जाएगा आपका अनुच्छेद। स्वच्छंद में क्या करना है आपका, स्व धन छंद, तो स्वधन छंद, तो छ के पहले आपको क्या करना, व्यंजनांत च जोड़ देना है, तो स्वच्छंद। यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। विच्छेद में क्या है आपका, इसका विच्छेद करेंगे यानी कि विधन छेद, तो छ के पहले आपको क्या करना, आधा च जोड़ देना है, तो हो क्या जाएगा आपका विच्छेद। तो ये रहे आपके नियम जो भी हो, यानी कि व्यंजन संधि का नियम कि अगर किसी भी शब्द में आप ऐसे देखते हैं यानी कि आधा च या छ है, छ के पहले आधा च है, तो ये मान लीजिए कि वो व्यंजन संधि ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट दूसरे नियम में। दूसरे नियम में कहता है कि अगर ता के बाद नियम जो भी है आप देखेंगे, नियम कह रहा है कि अगर किसी भी शब्द के अंतिम, यानी कि अगर इधर आपका ता होता है और बाद में अगर ला आए तो ता का ला हो जाता है। यानी कि कहने का नियम है कि अगर किसी शब्द के अंतिम अक्षर में ता आता हो, बाद में किसी भी शब्द के पहले ला आता है, तो ता ही आपका, यानी कि ला में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ता आपका ला में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आपका शब्द है उल्लास, तल्लीन, उल्लेख, उल्लेख, उल्लास। अब देखिए करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, यानी कि पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, ता होना चाहिए, तो उत्धन लास। यानी कि कहा कि अगर बाद वाले शब्द का पहला वाला अक्षर ला है तो यहाँ पे ता भी किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ला में, तो ता ला में परिवर्तित हो जाएगा, तो उल्लास। लेकिन जब खड़ी पाई का नियम होता है कि जब खड़ी पाई वाले वर्ण आधे लिखे जाते हैं तो खड़ी पाई हटा दिया जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, उल्लास। ऐसे ही आपको तल्लीन का करना है, तो इसका विच्छेद हो जाएगा ततधन लीन। ततधन लीन में यानी कि यहाँ पे आपका क्या आया, ला आया, तो ता को आप क्या करेंगे, ला, कैसा ला, व्यंजनांत ला, तो आपका हो क्या गया, तल्लीन। लेकिन खड़ी पाई आने की वजह से इसको आधा करना, तो खड़ी पाई हटा देना है, तो क्या हो गया, तल्लीन। इसके बाद आपका आया उल्लेख है, उल्लेख का विच्छेद करेंगे तो उत्धन लेख है, तो उत्धन लेख में क्या करना है, ता का ला में, और यहाँ पे ला है ही, तो आप ऐसे लिखेंगे उल्लेख, तो खड़ी पाई हटा देंगे तो हो क्या जाएगा, उल्लेख। इसके बाद फिर क्या करना आपका, उल्लास। इसी तरह से आपका उल्लंघन भी होगा, हुत धन लास। फिर आपका ला किसमें, लता किसमें परिवर्तित हुआ, व्यंजनांत ला में, तो हुल धन लास बराबर हुल्लास। ये नियम आपके जो भी हैं, चौथा पांचवा नियम जो भी चल रहा है, तो ये भी आपने देखा कि बीच में एक चीज़ ये ध्यान में रखना है आपको कि अगर किसी भी शब्द के बीच में आधा ला और पूरा ला दिखाई देता है तो वह आपका व्यंजन संधि, और विच्छेद करते समय उसी आधा ला को आपको क्या कर देना है, आधा ता, तो आपका विच्छेद भी हो जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा। तीसरा नियम चलते हैं, इसमें कहा गया है कि अगर नियम जो भी है, नियम कह रहा है कि अगर ता आता हो पहले
बाद में टा आएगा। कुल मिला के ता ही आते हैं लगभग लगभग, यानी ता आता है तो ता किस में परिवर्तित हो जाएगा, टा में। ओ टा आगे वाला बाद वाला सेम सेफ रहेगा। दूसरा नियम इसी का है, इसके ज़्यादा उदाहरण नहीं मिलते इसीलिए अलग अलग करके तुरंत यहीं पे बता दे रहे हैं। ये भी कह रहा है कि अगर ता के बाद डा आता है तो ता भी आपका किस में परिवर्तित हो जाएगा, डा में। यानी कि कुल मिला के धन के पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण ही परिवर्तित हो रहा है और कोई भी परिवर्तित नहीं होगा, और जो भी परिवर्तित होगा तो बाद वाले जो शब्द का पहला वर्ण होगा वही वाला रूप लेगा। अगर व्यंजनांत होगा तो व्यंजनांत हो जाएगा, स्वरांत होगा तो उसमें स्वर लग करके वो पूर्ण हो जाएगा। अब जैसे इसमें करना है तो इसका विच्छेद होता है, एक शब्द है बृहत टीका, विच्छेद होगा इसका बृहत धन टीका। कहने का मतलब है कि अगर टा आया तो ता किस में परिवर्तित हो जाएगा, व्यंजनांत है तो व्यंजनांत ही होगा, तो बृहत टीका। ऐसे ही आपका इसका एक सेम उदाहरण है उड्डयनम। अब उड्डयनम है तो इसका विच्छेद करना क्या है, यानी कि उत धन डयनम। अब करना क्या है, ताप का परिवर्तन होगा बाद वाले शब्द का जो पहला वर्ण होगा उसी में, तो हो क्या जाएगा, उड्डयनम। इसके एक उदाहरण मिलते हैं, सब ज़्यादातर संस्कृत में आते हैं। तो यानी कि अगर आपसे पूछ लिया, कुल मिला के आपको एक चीज़ यहाँ पे भी यही ध्यान में रखना है कि आधा टा पूरा टा या आधा डा और पूरा डा लगा हो तो भी आपके वो व्यंजन संधि ही होते हैं। नेक्स्ट नियम में चलते हैं हम। सबके ज़्यादा उदाहरण नहीं है, छोटे छोटे हैं, बस जानते रहेंगे कि कैसे क्या करना है। इसके बाद यानी कहने का मतलब है कि यदि ता के बाद नियम जो भी है, यानी कि ता के बाद अगर तालव्य सा आता है तो, यानी कि ता के बाद अगर तालव्य सा आता है तो ता के स्थान पर च और तालव्य सा के स्थान पर छ हो जाता है। जैसे उच्छ्वास, जैसे आपका क्या है, उच्छ्वास, उच्छ्वासन, उच्छ्वास, उच्छ्वासन, सच्छास्त्र। देखिए कह रहा है कि अगर ता आए बाद में सा आए तो कहने का मतलब है कि इसका जब आप विच्छेद करेंगे तो उत्धन श्वास, यहाँ पे छा में हलंत, उत्धन श्वास। अब जब उत्धन श्वास हुआ तो ता किस में परिवर्तित हो जाएगा, व्यंजनांत चा, और ये हलंत वाला सा है, आधा सा है तो इसके जगह पे आधा छा हो जाएगा। बचा क्या, लिखेंगे जब तो आधा चा लिखते समय खड़ी पाई हट जाती है, गोल वाले जो होते हैं उनमें नहीं हटते हैं, तो उच्छ्वास। इसीलिए इसकी वर्तनी शुद्धि भी बहुत पूछी जाती है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। उत्धन श्वास बराबर उच्छ्वास, इसका भी करेंगे तो विच्छेद होगा उत्धन शासन, उत्धन शासन। अब नियम है, कहा कि ता का क्या हो जाएगा यहाँ पे चा, और सा पे क्या हो जाएगा आपका छा, लेकिन कैसा छा, यहाँ पे दीर्घ है तो ऐसे आप कर देंगे तो आपका उ आधा चा, छा पे एक मात्रा छा, स दंती सा ना बराबर उच्छ्वासन। इसका विच्छेद करेंगे तो सतधन शास्त्र, तो सतधन शास्त्र। तो नियम कहा कि ता का क्या हो जाएगा यहाँ पर चा, अगर तालु वाला सा का, और ये क्या हो जाएगा आपका छा, कैसा छा, सा में दीर्घ की मात्रा है तो छा में भी लग जाएगा, तो आपका हुआ क्या, सच्छास्त्र। तो नियम एक आपने देखा कितना आसान है, बस जानना जरूरी है, बस इतना जानते रहिए। यानी कुल मिला के अगर किसी शब्द के बीच में आधा चा और पूरा छा मिलता है तो वह आपका व्यंजन संधि ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट नियम में फिर चलते हैं हम दोबारा दूसरे नियम में, जो नियम आपका बतलाएगा कि यानी कि अगर ता के बाद
नियम, नियम कह रहा है कि अगर ता के बाद, यानी कि ता के बाद अगर चा छा में से कोई भी वर्ण आएगा तो आपका ता किस में परिवर्तित हो जाएगा, छा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे उच्चारण, जैसे आपका एक शब्द क्या है, उच्चारण, उच्छादित, सच्चरित, जगत छाया। अब देखिए नियम यही है, कुल मिला के चा छा आए लेकिन ता किसमें सिर्फ परिवर्तन, यानी कि छा हो चाहे चा हो, ता सिर्फ किसमें परिवर्तित होगा, चा में। जैसे सबसे ज्यादा पूछा भी जाता उत्धन चारण, तो उत्धन चारण अगर आया तो ता का क्या हो जाएगा, चा। कैसा चा, हलंत वाला चा। तो आप लिखेंगे क्या, खड़ी पाई हटा देंगे, तो हुआ क्या, उच्चारण। इसका नियम आपका कहा कि उत्धन छादित, तो उत्धन छादित, तो उत्धन छादित में ता का क्या हो गया, व्यंजनांत चा। यहाँ पे आपका है क्या, छा, ये परिवर्तित ही नहीं होगा, सिर्फ चा ही परिवर्तित होगा, यानी कि ता का ही परिवर्तन करना है। बाद में चाहे 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 छाए, सेम टू सेम आपको उसे लिख देना। तो आप यहाँ पे क्या हो गया, उच्छादित। इसके बाद आपका सतधन चरित, इसका भी विच्छेद हो जाएगा, सतधन चरित। सिर्फ करना क्या है, ता को, यानी कि बाद वाले शब्द का चा आया तो ता किसमें परिवर्तित हो जाएगा, व्यंजनांत चा में। तो आपका क्या हो गया, सच्चरित। ऐसे ही आपका नेक्स्ट जगत धन छाया, क्या है, जगत धन छाया। तो जगत धन छाया में करना क्या है, ता को आपको सिर्फ क्या करना, व्यंजनांत चा, तो हो क्या जाएगा, जगत छाया। तो कुल मिलाकर के आपको एक चीज यही पकड़ना है यहाँ पे कि अगर किसी शब्द के बीच में चा और आधा छा या चा और आधा चा और पूरा चा अगर दिखाई देता है तो वह आपका व्यंजन संधि ही होगा। नेक्स्ट नियम चलते हैं, नियम नियम कह रहा है कि यहाँ पे कि अगर ता के बाद कैसा ता हो, हलंत वाला, और बाद में हा आता है तो ता का दा और हा का धा हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर धन के पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण ता हो और दूसरे वाले शब्द का पहला वाला वर्ण या अक्षर हा हो तो ता के स्थान पर दा हो जाएगा और हा के स्थान पर धा हो जाएगा। कैसे, जैसे यहाँ पे एक चीज आपको और सीखने को मिलेगी, कौन सा वर्ण आधा है और कौन सा वर्ण पूरा। तद्धित, पद्धति, और उद्धार। देखिए विच्छेद करना है, तत्धन हित। तो तत्धन हित कहा कि अगर पहला वाले शब्द का अंतिम वर्ण ता है तो ता का परिवर्तन क्या हो जाएगा, दा। तो यहाँ आपने किया क्या, दा। अब हा है तो हा के स्थान पर क्या हो जाएगा, धा। तो हा को आपने बनाया क्या, धा, लेकिन धा में ई की मात्रा है, ह्रस्व ई की मात्रा है। अब आपको ये दिख रहा है कि इसमें, इस शब्द में ता दा आधा है कि धा आधा है, लेकिन जो आधा होता है उसके साथ अगर पूरा वाला वर्ण से मिला के लिखा जाता है तो जो आधा लिखा जाता है वो पूरा होता है। अब आप इसको जब लिखेंगे तो ता दा पूरा होगा, धा इसी में आधा हो जाएगा। अगर ई की मात्रा होती तो आगे से लग जाएगा, तो हुआ क्या आपका तद्धित। ऐसे ही आपका पद्धति है तो पतधन हति, क्या होगा, पतधन हति। अब इसका विच्छेद हुआ तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, दा।
हा के स्थान पर क्या हो जाएगा, धा। लेकिन हुआ क्या कि अब इनको जब दोनों को साथ में लिखना है तो आप दा ऐसे लिखे, इसी में आप धा, और यहाँ पे आगे क्या है आपका प, यहाँ पे लास्ट वाले शब्द का अंतिम क्या बचा, ती। तो हुआ क्या आपका पद्धति। अब आपकी चीज समझ में आ गया कि कौन सा वर्ण आधा है और कौन सा वर्ण पूरा होता है। उद्धार की विच्छेद करेंगे आप तो उत धन हार, तो उत धन हार का जब विच्छेद हो गया तो इसमें क्या है कि ता के स्थान पर क्या करना है, दा, और हा के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका धा। तो आपने देखा फिर आपका सेम वही प्रक्रिया करना है, दा, दा में आधा धा आप ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे आ की मात्रा रा, आगे आपका क्या उ। तो आपने देखा कि इस नियम का भी कैसे अंतर निकला कि कैसे ता दा में और हा धा में परिवर्तन हो गया। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी शब्द के बीच में ऐसा वर्ण दिखाई देता है, दा में आधा धा लगा हुआ होता है, तो वह कुल मिलाकर के व्यंजन संधि होता है। इसके बाद दूसरे नियम में चलते हैं। दूसरा नियम कहता है कि अगर माँ के बाद नियम कह रहा है कि अगर माँ के बाद पंचमाक्षर वर्ग को छोड़कर, यानी कि जो पंचमाक्षर वर्ण है, यानी कि माँ के बाद पंचमाक्षर वर्ण को छोड़कर, पंचमाक्षर वर्ण को छोड़कर कोई भी वर्ण आता है, कोई भी व्यंजन वर्ण आता है, कोई भी व्यंजन वर्ण आता है, तो माँ अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। माँ अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। अब अनुस्वार में परिवर्तित होता है, कैसे होता है, कहने का मतलब है कि अगर अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है और जो अनुस्वार में परिवर्तित होता है वह अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण होता है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे माँ आया हो, यहाँ पे आपका का खा च यानी कि च छ जा झा में से कोई भी वर्ण आता है तो माँ उसी ही वर्ग के, यानी कि च वर्ग का कोई भी वर्ण आया है तो माँ उसी ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि चा का क्या हो जाएगा, यानी कि माँ का इया हो जाएगा। अगर इधर माँ है, इधर का वर्ग का कोई भी वर्ण है तो का माँ का क्या हो जाएगा, अंगा हो जाएगा, और ये अंगा अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। भाषा विज्ञान में कहा गया कि बाबू श्याम सुंदर दास जी ने एक सुझाव दिया कि पंचमाक्षर वर्ण को आधा जब लिखना होता तो उनको आधा ना लिख करके उनको अनुस्वार में लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है, कहा गया कि बस वही कि माँ के बाद अगर कोई भी पंचमाक्षर वर्ण आता है तो माँ उसी ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। कैसे, माँ उसी ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो माँ जब अनुस्वार में परिवर्तित होगा तो अनुस्वार जो बनेगा उसी ही वर्ग के पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे एक शब्द है संगति, संजय, संज्ञा, संदेश, संगठन, बहुत सारे शब्द ऐसे आपके आएंगे, संचय। तो देखिए कहा गया कि अगर विच्छेद करते समय पहला यानी कि समधन गति, तो समधन गति आया तो यानी कि माँ आया तो कोई भी वर्ण आया, पंचमाक्षर को छोड़कर कोई भी आ जाए
तो यहाँ पे गा आया, तो गा आया तो माँ किस में परिवर्तित हो जाएगा, उसी ही वर्ण के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि अंगा। तो अंगा का नियम क्या कहा गया कि उसी को अनुस्वार, और अनुस्वार आगे वाले जो शब्द के जो आगे वाला वर्ण होता है उसी के ऊपर लगता है, पीछे वाले बाद में नहीं लगता। तो ये आपका हो क्या जाएगा, संगति। संजय का आप विच्छेद करेंगे समधन जय, तो धन के पहले वाले शब्द का यानी कि धन के अंतिम वाला जो अक्षर आपका माँ आया, इसके बाद जा आया, तो माँ पर यानी कि माँ पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा। तो चा वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, इया। तो चाहे आप ऐसे व्यंजनांत करके आधा करके लिखें, चाहे इसी को आप अनुस्वार कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका संजय। समधन ज्ञा, ये भी क्या हुआ, अनुस्वार में परिवर्तित हुए, संयुक्त वर्ण है, तो व्यंजन में से कोई भी वर्ण आया तो माँ अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, तो सा के ऊपर आप लगा देंगे, क्या हो जाएगा संज्ञा। संदेश है, इसका विच्छेद करेंगे समधन देश, कुछ भी नहीं करना है, माँ के स्थान पर यानी कि माँ को हटा करके सा के ऊपर आपको अनुस्वार लगा देना है, हो क्या जाएगा आपका संदेश। और संगठन है समधन गठन, ये समझ लीजिए कि आप उपसर्ग भी पढ़ रहे हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संगत में कौन सा उपसर्ग है, संजय में, संज्ञा में, संदेश में, संगठन में, तो कुल मिलाकर के सब में सम उपसर्ग ही लगा है, माँ अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या हो गया संगठन। और एक ट्रिक यहीं पे जान लीजिए कि अगर किसी भी शब्द के आगे वाले यानी कि आगे वाला जो वर्ण है उसके ऊपर अगर अनुस्वार लगा है तो ये समझ लीजिएगा कि आपका वह व्यंजन संधि ही होता है। इसी का एक दूसरा नियम है, दूसरा नियम इसी का जो है वो कहता है कि अगर माँ के बाद, जो नियम है यह कहता है कि अगर माँ के बाद यानी कि पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण माँ हो, बाद में अंतस्थ व्यंजन यानी कि या, र, ला, वा या सकार यानी कि तीनों सा, ताल वाला सा, मूर्धन्य वाला सा या दंती वाला सा में से कोई भी वर्ण होता है, तंती वाले सा में से कोई भी वर्ण होता है, तो कुल मिला करके माँ जो होता है वह अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। जैसे संयोग, जैसे क्या है संयोग, संविधान, संरक्षक, संसार। तो बस जानते रहना है कि अनुस्वार वाले शब्द आपके व्यंजन संधि होते हैं, विच्छेद आप करेंगे तो समधन योग, तो माँ को क्या कर देना, अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा, तो आपका हो क्या जाएगा संयोग। संविधान, समधन विधान, आपसे उपसर्ग भी पूछा जा सकता है कि शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो माँ अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा संविधान। ऐसे ही आपका संरक्षक, विच्छेद करेंगे तो समधन रक्षक। इसी तरीके से आपका संसार, इसका विच्छेद करेंगे तो समधन सार। आपसे पूछा भी जा सकता है कि संसार में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। एक नियम लास्ट और आपका व्यंजन संधि का बचता है कि लास्ट नियम जो है उसमें क्या कहता है कि नियम जो है कहता है कि अगर माँ के बाद यानी कि अगर धन के पहले वाले शब्द यानी कि धन का जो पहला शब्द है उसका अंतिम अक्षर भी माँ हो, बाद वाले शब्द का पहला वाला भी अक्षर अगर माँ हो, तो माँ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वैसे का वैसे ही लिख दिया जाता है। जैसे आपका सम्मान, दूसरा है आपका सम्मति। तो देखेंगे कि इसका विच्छेद करते समय यानी कि कुल मिला करके विच्छेद आप करेंगे तो समधन मान, तो समधन मान हुआ तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, आधा ही लिख देंगे, तो आधा में आप लिखेंगे, खड़ी पाई हटा दिया जाता है, हो क्या जाएगा सम्मान। समधनमति, समधनमति बराबर सम्मति, तो आप लिखेंगे कैसे, आधा माँ तो आपने देखा कि कैसे यानी कि बीच में अगर लगभग आपने देखा कि अगर ऐसे वर्ण आए या ऐसा आया या ऐसा आया या आपका
जो है किसी भी वर्ण का यानी कि तीसरा वर्ण दिखा गया या आपका अनुस्वार दिखा गया या आपका इस तरह से दिखा गया वर्ण, तो कुल मिलाकर के वो आपके व्यंजन संधि ही होते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये रहा आज का व्यंजन संधि का टॉपिक। इसके बाद अगले वीडियो में आपको विसर्ग संधि के बारे में बताया जाएगा, एक एक नियम का, कि हर एक चीज़ आपको मिलेगा। ये नहीं घबराना है कि ये चीज़ हमारा छूट गया, लेकिन वीडियो भगा कर नहीं देखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।